Hi guys and welcome back to my channel. This is the last lecture of your संधि. आज के लेक्चर में हम लोग जो है संधि को कंप्लीट करने वाले हैं. आज के लेक्चर में आपकी संधि जो है वो कम्प्लीटली पूरी हो जाएगी फॉर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. सो मैंने संधि टॉपिक इसलिए उठाया था बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है ना, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसिडर किया जाता है संधि को. सो आई थॉट कि आप लोग पहले ही अगर इसको कंप्लीट करके जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे और टॉपिक, इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे और टॉपिक बताने वाली हूँ जो आप अभी लर्न कर लो, क्योंकि इवेंचुअली आपको लर्न करने ही पड़ेंगे आपके कॉलेज टाइम में. तो अभी से अगर आप उसे लर्न करना स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, इट मीन्स अ लॉट टू मी. इस वीडियो पे भी उतना ही सपोर्ट शो करिए जितना आपने पहले की प्रीवियस वीडियोस पे शो किया था. आज की वीडियो में हम लोग संधि को कंप्लीट कर लेंगे. सो फटाफट से हम लोग संधि पे मूव करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोग व्यंजन संधि कर रहे थे जिसमें हमने श्चुत्व, ष्टुत्व और जश्त्व संधि कंप्लीट कर ली थी. अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे विच इज चत्व संधि. अब इसमें क्या होता है, देखो सूत्र है इसका खरी च. तो ये क्या कहता है, इस पे आते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पर ये क्या है कि किसी व्यंजन के बाद यदि खर प्रत्येक वर्ग, खर मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प एवं श, श, स हो तो पूर्व व्यंजन को चर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक डाउन करके लिखते हैं. ये क्या बोल रहा है कि किसी व्यंजन के बाद यदि खर है प्रत्येक वर्ग का, जैसे अपने पास होता है क वर्ग होता है, क वर्ग में क्या होता है क, ख, ग, घ और अंग, ये होता है. ठीक है, ये क वर्ग होता है. अब फिर अपने पास दूसरा होता है च वर्ग. च वर्ग में क्या होता है च, छ, ज, झ और य. अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ग का पहला, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो ये हो गया फर्स्ट. फिर इन्होंने क्या बोला है दूसरे और दूसरा वर्ण, और दूसरा वर्ण क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ण. तो अगर ये आ जाता है तो पूर्व व्यंजन को किसी वर्ग के बाद यदि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो पूर्व व्यंजन को चर हो जाता है. तो जो पूर्व व्यंजन है उसका, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं और इजीली समझ में आएगा, लब, धन, स्यते. अब इन्होंने कंडीशन क्या बोली है, इन्होंने कंडीशन बोली है किसी व्यंजन के बाद, मतलब जैसे देखो यहाँ पर ये व्यंजन है, आपको पता है कि भ जो है वो व्यंजन है, तो एक अपनी ही हो गई कि पहला जो वर्ण है इनका, लाइक फर्स्ट वर्ड का जो अंतिम वर्ण है इनके अकॉर्डिंग वो कोई भी व्यंजन हो सकता है. ठीक है, और जो सेकंड वर्ड है, सॉरी ये वर्ड है, सेकंड वर्ड का जो स्टार्टिंग जो वर्ण है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वर्ण होना चाहिए कोई भी वर्ग का. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गया, कोई भी वर्ग का फर्स्ट और सेकंड व्यंजन होगा ना, तो वो सेकंड वर्ड के स्टार्टिंग वर्ण में होना चाहिए. तो क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो इन्होंने बोला है तो पूर्व व्यंजन को चर हो जाता है. पूर्व व्यंजन मतलब कि ये जो पूर्व व्यंजन है प्लस से जो पहले वाला व्यंजन है ना, उसको चर हो जाएगा. चर हो जाएगा मतलब उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है. जैसे कि चलो फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो ये मैंने रूल बताया, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए. क्या हो गया अपना, डन हो गया. अब सेकंड वर्ड का स्टार्टिंग वर्ण जो है वो फर्स्ट या सेकंड वर्ण का होना चाहिए, या फिर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प एवं श, श, स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास बाद वाले वर्ण में स आ रहा है, और ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया कि स होना चाहिए. तो स अगर होगा तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो पहला वर्ण है ना उसका क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, यानी कि उसी वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा, उसी वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा. अब देखो ये जो भ है ये कौन से वर्ग में आता है, प, फ, ब, भ, म. ठीक है, अब देखो उसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, प है, तो भ को चेंज कर दो प में, तो क्या हो जाएगा ये लप्स्यते. ठीक है, एक और बार फिर से समझाती हूँ. तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो प्लस साइन है
उससे पहले वाला जो आपका वर्ण होगा वो तो कोई भी व्यंजन हो सकता है, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यंजन हो सकता है। लेकिन प्लस के बाद वाला जो वर्ण है उसमें देखो पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी वर्ग हो, क वर्ग हो या च वर्ग हो, ट त प वर्ग, कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग का फर्स्ट या सेकंड वर्ण हो, ठीक है, तो वर्ण होना चाहिए। और दूसरा उनका कंडीशन ये है, दूसरी उनकी कंडीशन है कि या तो आप या तो श श स हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि च ट त प हो और क होगा, च ट त प क, श श स हो गया, फिर ख फ छ ठ त, फोर्थ कंडीशन ख फ, ठीक है। ये कंडीशंस है। अब मैंने इसको 1 2 3 4 ऐसे करके याद किया तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन कोई भी वर्ग का फर्स्ट या सेकंड वर्ण हो सकता है, दूसरी कंडीशन श श स हो सकता है, तीसरी कंडीशन क्या है च ट त प और क हो सकता है, और चौथी कंडीशन क्या है ख फ छ ठ त हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती है जो आपका पहला वर्ण है ना उसका क्या हो जाएगा, पहला वर्ण चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो जाता है, उसी वर्ग के पहले वर्ण में, ठीक है, ये है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि मैं थोड़ा इजी ले रही हूँ, तद परह वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तद धन परह। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि प्लस से पहले व्यंजन है, डन। प्लस के बाद प है, क्या प है, देखो प जो है, प अपने कंडीशन में देखो भाई, प यहाँ पर है, ये आ गया ना च ट त प, तो ये प आ गया कंडीशन में, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो अब अपन को क्या करना है, जो पहला वर्ण जो है इसके वर्ग का पहले वर्ण में कर देना है। अब द किस में आता है, द आता है आपके त थ द ध और न में। तो क्या है कि जो आपका द है ना तो उसको ये त में कन्वर्ट कर दो, उसी वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्परः, ठीक है। आई होप आपको ये संधि जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट संधि आती है अपनी, नेक्स्ट संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः, याद कर लेना। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पदांत म के बाद यदि कोई हल वर्ण हो जाए तो म को अनुसार हो जाता है। हल वर्ण का मतलब क्या होता है, रिमेंबर अच और हल मैंने इतनी बार बोला है, अच मतलब कि स्वर, हल मतलब कि व्यंजन, तो हल वर्ण मतलब कि कोई भी व्यंजन हो जाए। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि म ऐसा हो जाए, प्लस से पहले म हलंत हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो ना, तो कोई भी व्यंजन हो तो जो आपका म जो है ना उसको अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हरिम और वंदे, हरिम है और वंदे है, म हलंत हो गया, पीछे व्यंजन है, तो ये बस आप इसको अनुस्वार में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। तो ये आपकी अनुस्वार संधि सिंपल सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अनुनासिक संधि, है ना। तो देखो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, मतलब इसका मतलब क्या है कि पदांत यर, मतलब पदांत यर मतलब कि ह को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद यदि अनुनासिक अंग ञ ण न म किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो यर को अपने वर्ग का तीसरा अथवा पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि यर का मतलब क्या है, ह को छोड़कर सभी व्यंजन, ठीक है, सभी व्यंजन, सभी व्यंजन एक्सेप्ट ह, ह को छोड़कर के यहाँ पर ह को छोड़कर के सभी व्यंजन अगर प्लस से पहले हो, प्लस से पहले ह को छोड़कर के सभी व्यंजन हो और प्लस के बाद किसी भी मतलब पंचम वर्ण आपको मिल जाए, ठीक है, किसी वर्ग का पंचम वर्ण मिल जाए प्लस के बाद, ठीक है, तो फिफ्थ वर्ण आपको मिल रहा है वर्ण के बाद, ठीक है, पंचम वर्ण मिल जाए, तो अब आप क्या करोगे, तो जो यर को है ना अपने ही वर्ग का तीसरा अथवा पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क है, व्यंजन है, डन, ह तो नहीं है ना, नहीं है, फिर उसके बाद पीछे न है, पंचम वर्ण है, डन। तो अब इस क को ना इसका आप क्या करोगे, इसका या तो क का आप क वर्ग का तीसरा वर्ण कर दो या फिर आप इसका फिफ्थ वर्ण कर दो। क वर्ग का क ख ग घ और अंग, अब इसका तीसरा वर्ण क्या है, तीसरा वर्ण है ग और पंचम वर्ण क्या है, अंग है, तो दोनों में आपने दिया तो दिगन्नाथ या फिर दिगन्नाथ, ऐसे दोनों
सही है, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है त है, ह को छोड़ के व्यंजन है, बिल्कुल है, ठीक है। पीछे न है, पंचम वर्ण है, बिल्कुल है, ठीक है। अब आपने क्या करा, त को चेंज कर दो इसके वर्ग के तीसरे या फिर पांचवे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरे या फिर पांचवे में, त वर्ग क्या होता है, त, थ, द, ध, न। अब त वर्ग का तीसरा द है, पांचवा न है, तो जगन्नाथ या फिर जगन्नाथ, ठीक है, ये हो गया। फिर ये अपनी हो गई अनुनासिक संधि, डन। और उसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पर तौड़ली संधि, जिसका सूत्र तौड़ली ही है। देखो ये संधि, दिस इज वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ये पूछते भी नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से मैं बस एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि त वर्ग के पश्चात यदि ल वर्ण आ जाए तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ त वर्ग है, प्लस जो है, प्लस से पहले देखो त वर्ग आ गए, त थ द ध न, उसके बाद ल आ गया तो उसका ल कर लो, जैसे कि उल्लेख हो गया और तल्लीन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट संधि आती है अपनी परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि क्या होती है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, मतलब क्या है इसका, देखो मतलब ये है कि पर यानी आगे आने वाले वर्ण के अनुस्वार पूर्व के वर्ण जो कि अनुनासिक है में परिवर्तन हो जाता है, उसे परसवर्ण कहलाता है। बेसिकली देखो इसका रूल क्या है, इसका रूल सिंपल सा ये होता है, मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ। इसका रूल ये होता है कि आपका जो प्लस है, ठीक है, प्लस से पहले यदि आपका म आ रहा है, म हलंत आ रहा है, जैसे कि आप सभी एग्जाम्पल में देख सकते हो, प्लस से पहले सभी में म हलंत आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑल दो अनुस्वार के रूप में है, बट आप समझ सकते हो कि वो म हलंत तभी अनुस्वार के रूप में गया है। और प्लस के बाद आपका कुछ भी आ सकता है, देखो जैसे कि आपका पहला वर्ण आ सकता है, दूसरा वर्ण आ सकता है, तीसरा वर्ण आ सकता है, चौथा वर्ण आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये होगा कि जैसे मैं और पढ़ के बता देती हूँ कि किसी भी बात हो तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुस्वार के आगे देखो, जब किसी भी अनुस्वार के बाद, ये अनुस्वार है, फर्स्ट वर्ण में अनुस्वार मतलब प्लस से पहले अनुसरणी म होना चाहिए, तो किसी भी वर्ग के अनुस्वार के बाद यय हो, यय में क्या है, श श सह को छोड़कर सभी व्यंजन, है ना, ये छोड़ने वाला ध्यान रखना, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि श श स हो तो श श स को छोड़ के सभी व्यंजन बोला, उधर ह को छोड़ के सभी व्यंजन बोला था, ठीक है। यहाँ पर श श स को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो अनुस्वार को परसवर्ण यानी आगे आने वाले वर्णों के वर्ग का पांचवा वर्ण कर दो। मतलब जैसे त वर्ग है तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है ना, तो जैसे इसमें त वर्ग का पांचवा वर्ण कर दो तो संतुष्ट हो गया वो, है ना, और यहाँ पे संपत्ति हो गया वो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर गंगा है तो ग किसका है, क ख ग घ और अंग है ना, तो अब इसका क्या करोगे कि जो पहला वर्ण है ना इसका क्या कर दो, पांचवा वर्ण कर दो, तो अंग हो गया, तो गंगा हो गया। ऐसे ये है आपकी परसवर्ण संधि, इजी है। देखो बस आपको ये ना, ये जो चीज़ें हैं ना ये याद करनी पड़ेगी कि किसके प्लस से पहले क्या आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, फिर किसको किस में कन्वर्ट करना है, कई बार इसको कन्वर्ट करते हैं, कई बार इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आप टेबल बना लेना, देखो इन्होंने एंड में टेबल भी बना रखी है, उससे और अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं विसर्ग संधि पे, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या है, देखो अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी, है ना, जब अपन ने स्वर संधि पढ़ी तो स्वर में अपन देख रहे थे कि प्लस से पहले स्वर आ रहा था या स्वर प्लस के बाद स्वर आ रहा था। फिर अभी अपन ने व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली तो अपन ने देखा कि प्लस से पहले व्यंजन आ रहा था, प्लस के बाद व्यंजन आ रहा था। अब देखो विसर्ग संधि में देखो कॉमन सेंस है कि विसर्ग आएगा तब अपन विसर्ग संधि करेंगे, तो ये है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों में से कोई भी आ जाए। देखो विसर्ग के बाद इन्होंने बोला है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों में आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जैसे कि मना है, विसर्ग है, पीछे देखो व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, तो ये जो विसर्ग है ना इसमें जो चेंज हुआ उस चेंज को हम लोग विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि विसर्ग ओ हो जाता है, विसर्ग र भी हो सकता है, विसर्ग श स हो सकता है, और विसर्ग का लोप भी हो, लोप का मतलब क्या होना है कि वो गायब भी हो जाएगा, ठीक है, वैनिश हो जाएगा विसर्ग, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रुत्व संधि के बारे में बताया गया है। सूत्र है सजुषो रूह, ठीक है। देखो पदांत सकार और सजुषो के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। अब मैं इसको सिंपल वे में बताती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि की पहली रुत्व संधि। रुत्व संधि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर विसर्ग जो है ना, जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट होगा, र में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने नाम से अच्छे नाम रखे जिससे कि अपन को
क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई क्या बनाना है विसर्ग का। जैसे कि अपने यहाँ पर अपने को ये पता है कि प्लस से पहले विसर्ग तो होगा, लेकिन अब डाउट होता है कि भाई विसर्ग से पहले क्या होगा और विसर्ग के बाद क्या होगा। सो सी, विसर्ग से पहले क्या होगा कि रुत्व संधि में अ या आ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पीछे अगर विसर्ग है और प्लस के बाद कुछ भी आ जाए तो जो विसर्ग है उसका र में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कविः धन गच्छति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर आ रहा है ना, यहाँ पर तो विसर्ग से पहले ई आ रहा है तो डन। पीछे क्या आ रहा है, ग आ रहा है, मतलब कुछ भी आ जाए, ग व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो विसर्ग का र कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये र कर दोगे ना तो कविः मतलब कवि और ये र हलंत हो जाएगा विसर्ग का, प्लस गच्छति। अब अपन को पता है कि अगर यहाँ पर र हलंत होता है तो ये ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपना कविर गच्छति। ऑलराइट, नेक्स्ट संधि पे आते हैं अपन, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको। नेक्स्ट संधि पे आते हैं, दैट इज योर उत्व संधि। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। मैं इसको अगेन मेरे नोट से बता देती हूँ फटाफट से। उत्व संधि में क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ना ऊ नहीं होगा, या तो ऊ होगा या ओ होगा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड हियर। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लस से पहले क्या आएगा, प्लस के बाद क्या आएगा। प्लस से पहले इतना तो पता है कि विसर्ग आएगा, विसर्ग से पहले क्या होगा। देखो उत्व संधि में विसर्ग से पहले अ या आ होगा, है ना, और विसर्ग के बाद अ होगा। दिस इज द कंडीशन। विसर्ग से पहले अ या आ होगा और विसर्ग के बाद अ होगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन होती है तो जो आपका विसर्ग है ना वो ऊ में चेंज हो जाएगा। आपने अगर स्वर संधि पढ़ी है, स्वर संधि में हमने उसका एक भेद पढ़ा था, दैट इज योर गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि में आप ओ बना रहे थे और ओ क्यों बन रहा था, अ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा था, ओ बन रहा था कि नहीं बन रहा था। ये आपको याद है, अगर याद है ना तो आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो भाई, बहुत अच्छा है। सैल्यूट टू यू गाइज, लाइक आप लोग इतना पढ़ चुके हो, आपको इतने अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, सो दैट्स रियली ग्रेट फॉर यू। आपको ये पता है कि ओ बनता है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है अ और आ रहा है, अ और आ, तो अब अपने को पता है गुण संधि में क्या पढ़ते हैं कि अ या आ हो और उसके पीछे अगर ऊ हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। मतलब अ है तो ओ में कन्वर्ट होगा, आ है तो आओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल है यहाँ पर कह धन अपि। अब पहले तो अपन देख लेते हैं, डाइसेक्ट करके देख लेते हैं कि सारी सिचुएशंस वेरीफाई कर लेते हैं हो रही है कि नहीं। विसर्ग से पहले भाई अपने को यहाँ पे देखना है अ या आ है, देखो भाई करेक्ट है, अ है इससे पहले। विसर्ग के बाद अ या आ होना चाहिए, अ है, तो अपने को क्या करना है, इस विसर्ग का ऊ कर दो। लेकिन अब यहाँ पर अ प्लस ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब देखो आप इसको को धन अपि ऐसे लिख सकते हो, पर अपन ने आगे और एक और संधि पढ़ी थी जिसमें अ का क्या हो रहा था, ये ऐसे ये बन रहा था, ठीक है, ये वाला साइन बन रहा था, तो आप अल्टीमेटली इसको लिखोगे को अपि। मेरे को ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ कि ये कौन सी संधि है भाई, है ना, ये बता दो। अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दी कि ये कौन सी संधि है, मैं मान जाऊंगी कि आप लोग डेफिनेटली पढ़ रहे हो, ना आपके कमेंट को ना मैं पिन करूंगी, है ना। मतलब अगर आपने बता दी तो डेफिनेटली आप लोग यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल गाइज। तो ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेके मैं बता देती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, कह धन वदती है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कंडीशंस वेरीफाई हो रही है कि नहीं। विसर्ग से पहले अ है, वेरीफाइड। यहाँ पर मैंने अ इसलिए बताया था बिकॉज अगर अ होता है तो उसमें ये ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। अब अ नहीं है, वह है तो भी चलेगा, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, तो अब विसर्ग को क्या कर दोगे, विसर्ग को किस में चेंज कर दो आप, विसर्ग को ऊ में चेंज कर दो, ठीक है। और ऊ और अ मिलकर के ओ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा को वदती, करेक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं, और आप पढ़ लेना बुक से, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो आप बुक से देख लेना। तो अब अपनी यहाँ पर कौन कौन सी संधि हो गई है, उत्व संधि भी हो गई है,
ठीक है, रुत्व संधि हो गई, उत्व संधि हो गई। नेक्स्ट संधि आ जाता है अपन सत्व संधि पे। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि किसमें इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, विसर्ग में। देखो गाइज, अभी आई नो संस्कृत के लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो रही है। कम इसलिए हो रही है बिकॉज मेरे यूसी एग्जाम्स है अभी, ठीक है, सेकंड प्रॉफ के फाइनल एग्जाम्स हैं। वो एग्जाम्स है मेरे दिसंबर में। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज़्यादा सिलेबस है एंड कितना ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। तो इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ ऑफ देम बिकॉज मुझे संस्कृत लेक्चर्स भी शूट करने पड़ते हैं एंड साथ में अदर वीडियोज़ भी पोस्ट करनी है। तो थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि लेक्चर्स नहीं आएंगे। आई विल ट्राई कि मैं इवन दिसंबर में भी लेक्चर्स आपके लिए पोस्ट करके डालूँ, बट प्लीज़ कोऑपरेट थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सत्व संधि पे आते हैं। सत्व संधि में देखो, सत्व संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि जो आपका विसर्ग है ना वो आपका किस में चेंज होगा, श, श या स में, ठीक है। दिस इज द मेन रूल, ये, ठीक है। विसर्ग आपका श, श, स में चेंज होगा। अब क्या क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है जिस वजह से श में चेंज होगा, कौन सी कंडीशन है श में और स में चेंज होगा, वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद च, छ या फिर श हुआ तो आपका जो विसर्ग है वो श में चेंज होगा। ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। प्लस से पहले विसर्ग है, प्लस के बाद ट है, ट, ठ या फिर श है, तब ये जो विसर्ग है आपका श में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन बताती हूँ। तीसरी कंडीशन विसर्ग है प्लस से पहले, प्लस के बाद त है, थ है या फिर स है, तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग आपका चेंज हो जाएगा स में, करेक्ट। अब एग्जाम्पल से बता देती हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल है रामः धन चलति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले आपको, विसर्ग से पहले देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद च है, अब आपको दिख रहा है च है तो विसर्ग का किस में चेंज कर दो, श में कर दो, तो ये हो जाएगा आपका रामश चलति, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरिः धन टिकते। विसर्ग से पहले देखना ही नहीं है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट है, ट किस में आता है, इसमें, तो ट में आएगा तो श में चेंज कर दो, तो क्या लिखोगे आप, हरीश टिकते। समझ में आ गया। ये हो गई आपकी सत्व संधि कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कौन सी संधि बच रही है। उसके बाद आती है देखो यत्व संधि। देखो ये संधि इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, यत्व संधि आपको नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लस साइन है, प्लस साइन से पहले तो आपका अ या आ विसर्ग से, मतलब ऑब्वियसली विसर्ग होना चाहिए, उसके पहले अ या आ हो सकता है। विसर्ग के बाद आपका अश प्रत्याहार के वर्ण होंगे। अश प्रत्याहार के वर्ण मतलब कि उसमें स्वर हो सकता है, ह हो सकता है, यर लव हो सकता है, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो सकते हैं। अगर ये सब हुआ आपके प्लस साइन के बाद तो क्या होगा ना, तो देखो आपको सिंपल सा करना है कि जो विसर्ग है ना इसका लोप कर दो और सिंपल सा ही ऐसे रख दो। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे कि देव ईय, विसर्ग से पहले अ, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर है ई है, तो आपने विसर्ग का लोप कर दिया, ऐसे लिख दो, ठीक है। य है तो भी, ए है स्वर है तो भी लोप हो गया, यहाँ पे ई स्वर है तो भी लोप हो गया विसर्ग का, बो राम है तो यहाँ पे लोप कर दो विसर्ग का, बो राम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका यत्व संधि। उसके बाद नेक्स्ट संधि है आपकी सुलोप संधि। नियम क्या है, स व एशः के विसर्ग का लोप होता है बाद में यदि कोई व्यंजन हो तो। जैसे कि स है, एश है, ठीक है, सिंपल सा है कि स अगर है प्लस से पहले या एश है तो उसका बस लोप कर दो विसर्ग का, विसर्ग को हटा दो, सिंपल सी संधि है, ठीक है। चलो तो ये आपकी संधियाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं जिस टेबल की बात कर रही थी ना, देखो वो यहाँ पर टेबल बना रखी है। हर टेबल का मतलब हर संधि का यहाँ पे सूत्र, इको यणचि एचो एवायव आद गुणः वृद्धि रेचि, मतलब ऐसे आपको ये सब याद करना है। सूत्र मैंने आपको लिखवाए थे, आप वैसे याद कर लो और उदाहरण एक एक दो दो याद कर लो, है ना, समझने के हिसाब से। यहाँ पे सारी संधि के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। फिर यहाँ पर दूसरी संधि ले रखी है यहाँ पर, एंड दैट्स इट, दैट वाज योर संधि, है ना। आई हैव कंप्लीटेड योर एंटायर संधि टॉपिक। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ा, उसके अपन ने भेद पढ़े सारे, फिर अपन ने विसर्ग संधि पढ़ा, ठीक है, जो कि अभी एंड में पढ़ा है। फिर अपन ने व्यंजन संधि भी पढ़ा था, जिसके भी भेद सारे कंप्लीट कर लिए। मैंने सारे भेद बता दिए, सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, सभी के सूत्र बता दिए हैं, से ये भी बता दिया कि क्या क्या याद करना है। अब इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको जो जो याद करना है, जो आपको लर्न करना है, वो चीज़ें क्या हैं। देखो आपको याद करना है कि आप लोग ना जो शब्द रूप होते हैं, आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे। शब्द रूप में आप लोग
राम शब्द रूप याद करो विच इज अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लो, और दूसरे लता शब्द रूप याद कर लो विच इज आकारांत स्त्रीलिंग, है ना, आकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है ये, तो ये याद कर लो। तो राम याद कर लो, लता शब्द याद कर लो। धातु रूप में ना, धातु रूप में आप लट लकार याद कर लो, ठीक है, लिट लकार याद कर लो, एक बार ये दो याद करो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें याद करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी बताऊंगी कि क्या याद करना है। तब तक के लिए इतना याद करो, एंड जो अभी तक पढ़ाया है उसको नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स बना लो, नहीं बनाए बना लिए तो रिवाइज कर लो, ठीक है, सब लर्न कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ शो सम सपोर्ट, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर दीजिएगा, और ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको फर्दर वीडियोज़ क्या चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए संस्कृत का, सो दैट मैं वो स्टार्ट कर सकती हूँ। सो टेक केयर, बाय गाइज।